हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 3। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे यूरोपियन पावर्स ने भारत में अपनी मर्जी की क्रॉप्स उगवाना शुरू किया किसानों से। ओके, क्रॉप्स फॉर यूरोप अपना टॉपिक है। The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे ये समझ में आया कि जो हमारे गांव वाले इलाके थे भारत के, वो ना सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए टैक्स या फिर रेवेन्यू का एक स्रोत थे, वो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स उगाने में ब्रिटिशर्स की सहायता कर सकते थे जो यूरोप में जिन क्रॉप्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो हो गया, फॉर एग्जाम्पल गुड क्वालिटी कॉटन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने कैसे भारत में इम्पोज की, कौन से एरियाज में कौन सी क्रॉप्स उगी, पढ़ते हैं। लेट 18th सेंचुरी बोले तो क्या 1750s के बाद का जो टाइम है, 1750s से लेकर 1800 तक का, ये लेट 18th सेंचुरी है। ओके, इस टाइम पे जो कंपनी थी वो भारत में कल्टीवेशन ऑफ ओपियम यानी अफीम की खेती और इंडिगो यानी नील की खेती को बढ़ावा दे रही थी भारत में। In the century and a half that followed, the Britishers persuaded and in fact sometimes forced the peasants to grow certain crops. कुछ क्रॉप्स उगाने के लिए उन्होंने भारत के किसानों को कभी कभी तो मतलब अपनी बातों में बहला फुसला लिया। बहुत बार उन्होंने अपने डिसीजंस किसानों के ऊपर थोप दिए थे। कहाँ कहाँ पे क्या उगता था, सबसे पहले देख लेते हैं। जूट उगाई जाती थी बंगाल में धक्के से, जबरदस्ती। ठीक है, टी उगाई जाती थी आसाम में, और देखिए आज के दिन भी यही क्रॉप्स मेनली इन स्टेट्स में उगाई जाती है। शुगर केन जो था वो यूनाइटेड प्रोविंस यानी प्रेजेंट डे पे जो उत्तर प्रदेश है वहां पे उगाई जाती थी। व्हीट पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र में और पंजाब में भी, एंड राइस जो है मद्रास में यानी चेन्नई तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहां। ब्रिटिशर्स ने काफी सारे अलग अलग तरीके अपनाए वो क्रॉप्स भारतीयों से उगवाने के लिए जो ब्रिटिशर्स को जिन क्रॉप्स की जरूरत थी। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं। डज कलर हैव अ हिस्ट्री? क्या रंग का कोई इतिहास हो सकता है? बताइए, क्या रंग किसी इतिहास से कनेक्टेड हो सकता है? ऑफ कोर्स, अगर आप स्किन कलर की बात कर रहे हैं तो वो भी हिस्ट्री से कनेक्टेड हो सकता है। एक टाइम था जब अफ्रीकन को यानी जो ब्लैक पीपल हैं, पीपल ऑफ कलर कहते हैं जिन्हें, ब्लैक या फिर पीपल ऑफ कलर, उनके खिलाफ बहुत एट्रोसिटीज यानी कि उनके खिलाफ बहुत क्राइम्स हुए हैं इतिहास में। उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। स्लेव हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। बट इन दिस चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिटरली कलर्स, नॉट ह्यूमन स्किन कलर बट लिटरल कलर्स, जिनसे आप कॉपी किताबों में रंग करते हैं या फिर कपड़ों पे रंग करते हैं। ये देखिए, ये जो दो डिजाइन्स हैं इनको देखिए ध्यान से। ये दोनों ही डिजाइन्स आपको थोड़े थोड़े कलर वाइज सिमिलर लगेंगे और थोड़े थोड़े डिफरेंट लगेंगे। ये जो फर्स्ट वाला ये वाला डिजाइन है ना आपका, दिस डिजाइन इज कॉल्ड कलमकारी प्रिंट। ये हमारे आंध्रा के जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स है यानी कपड़ा बनाने वाले लोग थे, उन्होंने इस डिजाइन की इन्वेंशन किया था मान लीजिए। और ये वाला जो डिजाइन है ये मॉरिस ने डेवलप किया था जो कि एक आर्टिस्ट थे। ठीक है, ये भी कॉटन है। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में ही बेस देखिए बहुत डार्क ब्लू कलर का बेस है। ये दोनों ही बेसेस जो हैं डार्क ब्लू कलर के हैं, जो कि इंडिगो से ही आता है ऐसा नीला रंग। सो ये नीले रंग का बेस इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटी है। पढ़ लेते हैं। ये जो दोनों इमेजेस हैं ये कॉटन के प्रिंट्स हैं। द इमेज ऑन द लेफ्ट शोज कलमकारी प्रिंट विच वॉज क्रिएटेड बाई वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश in India. On the right is a floral cotton print design and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain. There is one thing in common, और वो थिंग क्या है कॉमन में मैं आपको बता चुकी हूँ। बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर, दोनों में ही एक गाढ़ा नीला रंग यूज किया गया है जिसको कॉमनली हम इंडिगो के नाम से जानते हैं। क्या लगता है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाता होगा ये नीला रंग? पढ़ते हैं। The blue that you see in these prints was produced from a plant called indigo. Indigo नाम के एक पौधे से ये जो नील है ये प्रोड्यूस किया जाता था। It is likely that the blue dye used in the Morris print, जो मॉरिस का जो प्रिंट था ये वाला, इसमें जो ये नीली डाई यूज की गई है, ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो डाई है ये भारत के नील की खेती से प्रोड्यूस की गई होगी। इस डिजाइन में जो पीछे बैकग्राउंड में डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर यूज किया गया है, वो पॉसिबल है कि भारत के पौधों से वो कलर एक्सट्रैक्ट करके यूरोप भेजा गया होगा।
ओके। फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, क्योंकि जिस टाइम पे इस कपड़े का आविष्कार हुआ, इस डिजाइन का आविष्कार हुआ, उस टाइम पे भारत दुनिया का सबसे ज्यादा नील प्रोड्यूस करने वाला देश था। वाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो, भारत में उगे हुए नील की इतनी डिमांड क्यों हुई भाई? और ऐसा है नहीं कि भारत में ही सबसे पहले नील उगाया गया था। नील की खेती भारत में पसंद नहीं की जाती थी, क्योंकि एक बार अगर किसी खेत में नील उग जाता है तो वहां पे किसी दूसरी फसल का उगना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि नील की खेती बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मांगती है। वो बहुत ज्यादा जमीन से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, जिसके बाद वो जमीन उपजाऊ नहीं रहती। इसीलिए भारत में नील की खेती करने के अगेंस्ट थे हमारे किसान। फिर भी भारत में नील की खेती हुई है, बहुत सालों तक हुई है, लेकिन उससे पहले कहाँ होती थी? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स का मतलब समझते हैं आप? मैं समझा देती हूँ, थोड़ा ज्योग्राफी का टर्म आ गया है यहाँ पे। देखिए ये हमारा अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ। यहाँ पे इक्वेटर है कहीं पे, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड। आपको पता है कि तकरीबन 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही 66.5 डिग्री नॉर्थ क्या है? हमारा आर्कटिक सर्कल। और ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ क्या है? अंटार्कटिक सर्कल। और यहाँ पे हमारा आ गया साउथ पोल जो कि है 90 डिग्री साउथ, और यहाँ पे है हमारा नॉर्थ पोल जो कि है 90 डिग्री नॉर्थ। ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। अभी आप देखिए कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, ये दोनों ट्रॉपिक्स हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो इलाका है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूरे को ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन या फिर सिंपली ट्रॉपिक्स। लेकिन अब आप और थोड़ा अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर, यानी इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 5 डिग्री नीचे, ये वाला जो जोन है इसको हम अलग से इक्वेटोरियल जोन के नाम से भी जानते हैं। इक्वेटोरियल जोन। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अलावा कौन से रीजन ट्रॉपिकल जोन में आ गए? एक ये वाला रीजन, यानी 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ तक, और 5 डिग्री साउथ से लेकर 23 डिग्री साउथ तक, ये वाला रीजन। ये दोनों ही रीजन ट्रॉपिकल हैं। अब 23 डिग्री से ऊपर वाला जो रीजन है, 23 डिग्री से ऊपर वाला रीजन मान लीजिए 66 डिग्री तक का जो रीजन है, ये इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। और ऐसे ही साउथ में 23 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक का जो रीजन है, ये हमारे हो गए टेम्परेट जोन। ओके। और इसके आगे हमारे हैं पोलर जोन या फिर फ्रिजिड जोन। क्या है इससे आगे? ये है हमारा फ्रिजिड जोन। जमा हुआ ना, फ्रिज से याद रखिए, फ्रिज में क्या होता है? बर्फ होती है ना। ऐसे फ्रिजिड जोन में हमारी जमी हुई आपको बर्फ दिखाई देगी। ओके। अगर आपका इतना कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी इन्होंने बोला भाई इंडिगो कहाँ उगती है? इंडिगो ट्रॉपिक्स में या फिर ट्रॉपिकल जोन में उगती है। इसका मतलब जो पार्ट्स मैंने ग्रीन शेड किए हैं, सिर्फ उन्हीं पार्ट्स में इंडिगो उग सकती है। इंडिया इसी पार्ट में आता है, लेकिन ब्रिटेन टेम्परेट जोन में आता है। आपको मैं वर्ल्ड मैप दिखाती हूँ। देखिए इस वर्ल्ड मैप में इंडिया की लोकेशन देखिए आप। सबसे पहले इक्वेटर देखते हैं। इक्वेटर कहाँ है? ये इक्वेटर है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर के यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया हो गया हमारा ट्रॉपिकल जोन में। कुछ हिस्सा इंडिया का ट्रॉपिकल जोन के बाहर है, लेकिन मैक्सिमम हम यही मानते हैं कि इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है। लेकिन ब्रिटेन कहाँ है? ब्रिटेन एंड बाकी के यूरोपियन कंट्रीज यहाँ हैं, और ये हमारे 30 डिग्री से ऊपर के एरियाज हैं, यानी कि ये टेम्परेट, ये हमारे टेम्परेट कंट्रीज हैं। सो यहाँ पे इंडिगो नहीं उग सकता, और यहीं पे ब्लू कलर की बहुत डिमांड थी। इंडिगो उग सकता था भारत में, ठीक है, या फिर इंडिगो उग सकता था इन एरियाज में, या फिर इंडिगो उग सकता था मान लीजिए कि यहाँ पे भी उग सकता है इंडिगो थोड़ा बहुत, अगर पानी की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे भी उग सकता है इंडिगो। कहने का मतलब है कि ट्रॉपिकल, इसके अलावा हाँ सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा 30 डिग्री साउथ हो गया,
सो ये जो साउथ अमेरिका है हमारा, यहाँ पे भी इंडिगो उग सकता है। इसके हिसाब से अब पढ़ेंगे, आपको मेरे ख्याल से टॉपिक्स काफी क्लियर हो गए होंगे, कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा, कहाँ पे इंडिगो उगता है और कहाँ पे इंडिगो नहीं उगता। ओके, अब पढ़ लेते हैं। इंडिगो प्लांट प्राइमरीली ग्रोज इन ट्रॉपिक्स, समझ गए आप, ट्रॉपिक्स में यानी कहाँ पे। In 13th century, Indian indigo was being used by the cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. जो इंडिगो है वो काफी महंगा बिकता है, क्योंकि उसके बाद आप खेती बाड़ी इतने अच्छे से उस जमीन पर नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि वो वैसे ही महंगा था। फिर 13th सेंचुरी में वो जो इंडिगो था जो भारत में बन रहा था, उसको यूरोप तक पहुंचने में कई सारे बिचौलियों के थ्रू होकर जाना पड़ता था, और हर जो मिडल मैन है वो कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट रखता था, जिसकी वजह से बाय द टाइम वो इंडिगो यूरोप में पहुंचता था उसका रेट बहुत ज्यादा टाइम्स बढ़ जाता था, तकरीबन 10-10 गुना वो महंगा बिकता था यूरोप में। However, only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very, very high. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called woad to make violet and blue dyes. उन्हें एक दूसरे प्लांट पे डिपेंड करना पड़ता था जिसका नाम क्या है, वोड। व्हाट इज द नेम, वोड। अब ये जो वोड है ना, ये ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं उगता, ये जो डाई है ये टेम्परेट एरियाज में ही उगती है। सो टेम्परेट एरियाज का कहने का क्या मतलब है, ये कहाँ कहाँ उगता है, ये पार्ट्स ऑफ जर्मनी यानी जर्मनी के कुछ हिस्सों में उगता है, फ्रांस के साउथ वाले एरिया में उगता है, ये नॉर्दर्न इटली में उगता है ये, ठीक है। और इसके अलावा ब्रिटेन में भी ये वोड प्लांट जो है उगता है। Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized the government to ban the import of indigo. अब इंडिगो जो है वो बहुत अच्छा कलर देती है, वोड जो है एक फीका फीका कलर देती है, तो वोड प्रोड्यूसर्स जो थे उनको डर था कि कहीं इंडिगो उनकी मार्केट में आके उनकी मार्केट ना खत्म कर दे। इसीलिए वोड बनाने वाले जो व्यापारी थे, वोड मैन्युफैक्चर करने वाले जो व्यापारी थे, उन्होंने अपनी सरकारों पर प्रेशर डाला कि भाई इंडिगो को अपने हमारे देश में आने क्यों दे रहे हो, इस पर बैन लगाओ, इस पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, इस पर टैक्स लगाओ। क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज डाई, लेकिन जो कपड़ा बनाने वाले लोग थे, ये तो कौन रिवोल्ट कर रहा था, विद्रोह कौन कर रहा था, सरकार को प्रेशराइज कौन कर रहा था इंडिगो को बंद करने के लिए, वोड बनाने वाले व्यापारी, यानी वोड प्लांट उगाने वाले व्यापारी जो वोड से नील बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कपड़ा बनाते हैं, जो लोग कपड़ा मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको पता था कि वोड जो है वो एक फीका रंग देता है, जबकि इंडिगो एक बहुत गाढ़ा नीला रंग देता है, इसीलिए वो लोग इंडिगो को प्रेफर करते थे। इंडिगो produced a rich blue color, whereas the dye from wood was pale and dull. By the 17th century, European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on indigo import. 17वीं शताब्दी के आसपास यानी 1601 से लेकर 1699 के आपका जो बीच का ये टाइम पीरियड था, इस बीच जो कपड़ा बनाने वाले लोग थे, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने अपनी सरकारों पर प्रेशर डाला कि भाई वोड को तुम लोग इतना प्रमोट तो कर रहे हो, लेकिन इंडिगो को भी तो आने दो, इंडिगो तो बहुत अच्छा रंग देता है, कपड़ों की मार्केट बहुत अच्छी बनेगी अगर हम इंडिगो यूज करेंगे तो। द फ्रेंच बिगैन कल्टिवेटिंग इंडिगो एट सेंट डोमिनिक इन द कैरिबियन आइलैंड्स। फ्रेंच जो थे उनकी कॉलोनीज थी कैरिबियन आइलैंड्स में। कैरिबियन आइलैंड्स कहाँ हैं, अब वापस चलते हैं मैप में, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच में ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं क्या, कैरिबियन आइलैंड्स। इन कैरिबियन आइलैंड्स में से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डोमिनिक रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक। ये डोमिनिकन रिपब्लिक एक टाइम पे फ्रांस की कॉलोनी थी, और यहाँ पे फ्रांस ने सबसे पहले आप मान लीजिए कि इंडिगो की खेती करवाना स्टार्ट किया था। फ्रांस कहाँ है, फ्रांस की लोकेशन देख लें एक बार, ये देखिए ये था ना हमारा यूरोप का मैप, इसमें काफी आपको बड़ा सा एक कंट्री दिखेगा यहाँ पे, फ्रांस, दिस इज फ्रांस। ओके, सो this small country which seems to be very big in Europe, क्योंकि यूरोप के सारे ही देश छोटे छोटे हैं, ये फ्रांस है। तो फ्रांस ने यहाँ से पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाई, और इनमें से ये जो डोमिनिकन आइलैंड है, यहाँ पे इन्होंने इंडिगो की खेती शुरू करवाई थी। ओके, सेंट डोमिंगो आइलैंड ये रहा। वापस चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। जो पुर्तगाली थे, पोर्चुगीज जो थे, उन्होंने ब्राजील में इंडिगो प्रोडक्शन स्टार्ट करवाई। जो इंग्लिश थे उन्होंने जमाइका में अपनी इंडिगो की प्रोडक्शन स्टार्ट की। जो स्पेनिश या फिर स्पेन के लोग थे उन्होंने वेनेजुएला में अपनी इंडिगो की प्रोडक्शन स्टार्ट की। इंडिगो प्लांटेशंस ऑल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के भी कुछ हिस्सों में इंडिगो प्लांटेशंस होने लगी। प्लांटेशन क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं।
अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय ए प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। यानी कि मान लीजिए मैं प्लांटर हूँ, मैं किसी भी नए देश में गई, वहां पे मैंने वहां के लोकल लोगों को जबरदस्ती काम पे लगा लिया, उनसे मैं जबरदस्ती फोर्स्ड लेबर करवाती हूँ और एक खेती करवाती हूँ एक ही क्रॉप की, वो हो गई हमारी प्लांटेशन। Plantations are associated with production of coffee, sugar, tobacco, tea and cotton. Mainly plantation इन्हीं 5 क्रॉप्स की मानी जाती है, बाकी तो अगर क्रॉप उगाई जा रही है तो उसको हम क्रॉप ही कहते हैं, लेकिन शुगर, कॉफी, टोबैको, टी एंड कॉटन, ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनकी अगर प्रोडक्शन हो रही है लार्ज स्केल पे तो उसको हम प्लांटेशन का नाम दे देते हैं। By the end of 18th century, the demand for Indian indigo grew further. अब क्या हो रहा था कि इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि 17th सेंचुरी के अंत के आसपास लोगों को रियलाइज हुआ कि इंडिया एक बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ पे हम इंडिगो उगवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे एरेबल लैंड है। एरेबल लैंड का क्या मतलब होता है? ARABLE, एरेबल लैंड मतलब फर्टाइल लैंड, जहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है। ओके। Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically. 17th सेंचुरी के आसपास ही 18th सेंचुरी में इनफैक्ट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जिसके तहत बहुत सारे लोग लंदन की तरफ भागते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती हैं, मैकेनिकल मशीन्स के द्वारा कपड़ा वगैरह बनाया जाने लगता है। अब कपड़ा अगर मशीन्स के द्वारा बनाया जाएगा तो कपड़ा बनेगा किस चीज़ का? कॉटन का, जो खेतों में उगती है। तो इसीलिए भारत के कॉटन की डिमांड भी बढ़ने लगी, क्रिएटिंग एन एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर कॉटन डाइज। और सिर्फ कपड़े की डिमांड थोड़ी होगी, उस कपड़े पे जो रंग लगेगा उस रंग की भी तो डिमांड होगी। While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. अब आप पूछेंगे मैम वेस्ट इंडीज क्या है? आपने क्रिकेट की टीम का नाम भी सुना होगा वेस्ट इंडीज। सो बेटा वेस्ट इंडीज बेसिकली ये जो आइलैंड्स है ना यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, जिसमें क्यूबा आ गया, हाइती आ गया, सेंट डोमिंगो आ गया, ये ट्रिनिदाद टोबैको, जितने भी आइलैंड्स हैं, छोटे 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 बड़े जितने भी आइलैंड्स हैं, इन सभी कंट्री, ये सभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं आज के दिन, लेकिन इन्होंने कुल मिला के साथ में एक टीम बना रखी है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। इन सभी आइलैंड को एक साथ वेस्ट इंडीज कह देते हैं। क्यों कहते हैं वेस्ट इंडीज? ब्रिटिशर्स भारत आए थे, वो साउथ इंडिया से लेबरर्स लेकर गए, यानी काम करने वाले ये मजदूर लोगों को वो साउथ इंडिया से लेकर गए शिप्स में बिठाकर, और वो ले गए कहाँ पे उन्हें? वो ले गए उन्हें इन आइलैंड्स पे, क्योंकि उन्हें हमारे देश में जो मजदूर थे उनकी नॉलेज को यूज कर इन आइलैंड्स में शुगर केन की खेती करवानी थी, मेनली शुगर केन की, रबर की, इन सारी चीजों की खेती करवानी थी। इंडियंस को इस चीज का ज्ञान था। सो इंडियंस क्या हो गए, अगर आप देखोगे, अभी देखना, ये यूरोप है, ओके, सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो देखिए यूरोप के ईस्ट में इंडिया है, ये तो हो गया ईस्ट इंडिया, ठीक है, और इंडियंस ही जाकर यहाँ पर रहने लगे, वेस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के वेस्ट में जाकर रहने लगे इंडियंस। किन आइलैंड्स में? इन आइलैंड्स में जिनको हम कैरेबियन आइलैंड्स भी कहते हैं या फिर वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। वेस्ट इंडीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडियंस ने यूरोप के वेस्ट में आकर यहीं पर रहना स्टार्ट किया था। सो मैंने आपको एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया है। अब आप पूछेंगे ना कि मैम वेस्ट इंडीज की फिर एक क्रिकेट टीम कैसे है? ये सभी देश मिलकर एक क्रिकेट टीम रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। अब आप मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्लेयर का नाम बता दो। बहुत फेमस है वो, एक ही जगह पे खड़े होकर बैटिंग करते हैं, ज्यादा वो मूवमेंट करते नहीं है, जैसे हमारे जो प्लेयर्स है वो रनिंग वगैरह करके भी रन्स ले लेते हैं ना, वो नहीं रनिंग करते जिनकी मैं बात कर रही हूँ। वेस्ट इंडीज का एक ऐसा प्लेयर है जो एक ही जगह पे खड़े होकर कभी चौके छक्के मारता रहता है। ओके, सो ये मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दिया जो आपको मेरे ख्याल से कोई और नहीं बताएगा। ठीक है, वापस चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। 1783 से 1789 के बीच में इंडिगो की प्रोडक्शन तकरीबन आधी हो गई दुनिया में। क्यों? क्योंकि 1783 और 89 के बीच में फ्रांस में भी रेवोल्यूशन हो रहा था, फ्रांस में भी तख्ता पलट हो रहा था, यानी राजा को हटाकर वहां पे रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो रही थी, जनता का राज लागू होने लगा था, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से फ्रांस इंडिगो प्रोडक्शन पे फोकस नहीं कर पाया।
ठीक है, तो कैरेबियन आइलैंड्स में उस टाइम पे इंडिगो प्रोडक्शन ठप हो गई। इसके अलावा बाय दैट टाइम ही, उसी टाइम के आसपास 1780-85 के आसपास ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त की थी, जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका में भी इंडिगो की प्रोडक्शन बंद हो गई। सो दुनिया के कुछ जो मेजर हॉटस्पॉट्स थे जहाँ पे इंडिगो उगाई जाती थी, अब वहाँ पे इंडिगो उगानी बंद हो गई। ओके, क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब जो कपड़ा बना रहे हैं ब्रिटेन में, उनको डाई की आवश्यकता तो है, तो डाई आएगी कहाँ से, रंग आएगा कहाँ से? ये जो डाई है इसका मतलब तो आप समझते होंगे ना, मैं तब से डाई डाई बोल रही हूँ, आपको पता होगा ना इसका मतलब क्या होता है। डाई का मतलब होता है बेटा रंग। ओके, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। फाइनली ब्रिटेन जो है वो उसको समझ में आता है कि हम भारत को क्रिटिसाइज करके, भारत को एक्सप्लॉइट करके वहां से इंडिगो प्रोड्यूस कर सकते हैं। Faced with the rising demand of indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. अब कंपनी को पता था कि तुम्हारे बाकी सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, पर भारत में तुम लोगों को एक्सप्लॉइट करके, उनका शोषण करके, उनसे जबरदस्ती इंडिगो प्रोड्यूस करवा सकते हो। फॉर द लास्ट डेकेड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के आखिरी डेकेड यानी 1790 से 1800 वाला जो टाइम था, मैं इसलिए ये डेट मेंशन करती हूँ ताकि आपको कभी भी सेंचुरीज को समझने में दिक्कत ना आए। आप एक क्लास भी अगर मेरे साथ लगा लेंगे, एक पूरी क्लास, यानी सिक्स, अगर आप मेरे से सिर्फ 6th पढ़ रहे हैं या सिर्फ 7th पढ़ रहे हैं या सिर्फ 8th पढ़ रहे हैं, तो भी आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सेंचुरीज के कंसेप्ट या फिर डिकेड्स के कंसेप्ट। अर्ली का मतलब क्या होता है, लेट का मतलब क्या होता है, उसके लिए आपको कभी कोई स्पेशली वीडियो वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. तकरीबन इन सिर्फ 10 सालों के अंदर ही बंगाल में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे इंडिगो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और पूरी दुनिया में बंगाल में बना इंडिगो यानी नील प्रचलित हो गया, फेमस हो गया। In 1788, only 30% of indigo imported into Britain was from India. अभी देखना कैसे 10 साल का फर्क बता रहे हैं ये कि 1788 में तो जो इंडिगो ब्रिटेन यूज करता था या इंपोर्ट करता था उसका केवल 30% भारत से जाता था, लेकिन बाय 1810 यानी कुछ 22 ईयर्स के अंदर ही ये जो 30% है ये बदलकर हो गया 95%। यानी 1810 में अब ब्रिटेन जो इंडिगो यूज करता था उसका 95% भारत से जाता था। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. लोगों को पता चला कि भाई हाँ, भारत में इंडिगो उगाने में बड़ा फायदा है, तो वहां से ब्रिटेन से लोग पर्सनली भारत में आकर प्लांटेशंस को खरीदना उन्होंने चालू कर दिया। भारत के ही लोगों को मजदूर बनाकर यूज करना स्टार्ट कर दिया और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भारतीयों का स्टार्ट हो गया। कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे, वो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर इंडिगो ट्रेड में घुस रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा दिखाई देता था। Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India. स्कॉटमैन और इंग्लिशमैन का क्या फ़र्क है? देखिए, इंग्लैंड जो है ना, ग्रेट ब्रिटेन आप जैसे कहते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड उसका हिस्सा है, वेल्स उसका हिस्सा है, ब्रिटेन उसका हिस्सा है एंड स्कॉटलैंड उसका हिस्सा है। तो स्कॉटलैंड के जो लोग हैं उनको स्कॉटिश कहते हैं, हालांकि वो ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट माने जाते हैं, एंड जो मेन इंग्लैंड के निवासी हैं उनको हम इंग्लिशमैन कहते हैं। ओके, Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. यानी यहाँ पे आके ज़मीन खरीद के, ज़मीन को मतलब कब्जे में कर कर हमारे ही लोगों को लेबरर बनाकर यूज़ करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at that time. और उस टाइम पे ऐसे अंग्रेज़ों के लिए जो भारत में आकर अपनी खुद की प्लांटेशन स्टार्ट करना चाहते थे, अगर उनके पास पैसा नहीं भी है तब भी उनके लिए लोन की सुविधा अंग्रेज प्रोवाइड करवा रहे थे। किसके थ्रू? ऐसे बैंक्स के थ्रू जो उस टाइम पे नए नए उभर ही रहे थे। बैंक्स का जो ट्रेडिशन है वो तकरीबन 200 साल पुराना ही है भारत में। आप मान लीजिए कि सबसे पहला बैंक तकरीबन 1775 के आसपास ही खुला था। तकरीबन 200-250 साल, 300 साल पुराना हमारा भारत में बैंक्स का ट्रेडिशन है। उसी टाइम पे जब अंग्रेज़, कुछ ऐसे ही अंग्रेज़ों को पता चला कि भी भारत में नील की खेती में बहुत फ़ायदा है,
उनके पास चाहे कुछ पैसा होता चाहे ना होता, वो अपने बैंक्स से लोन लेकर भारत में आकर प्लांटेशंस में इन्वेस्ट करते और बहुत मुनाफा कमाते। भाई इसी के साथ आपकी ये वाली क्लास होती है कंप्लीट। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस क्लास वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाई स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।